Welcome friend, welcome to my YouTube channel DK Tech Civil. We are discuss some most important objective question series of fluid mechanics. आज से हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अपन मिक्स सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक सीरीज में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन कम से कम एक टॉपिक से, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से अराउंड 200 to 300 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन अपन इस सीरीज के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करता है एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड क्या है? ए ऑप्शन, वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, वेरी विस्कस, या फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जिसमें विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो इसमें वैल्यू 0 अपन कंसीडर करते हैं, और ये कैसा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है पॉइस इज द यूनिट ऑफ, पॉइस किसका यूनिट होता है? पॉइस की अगर यूनिट देखें तो ए होता है वन पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी यूनिट होती है? ये पॉइस जो है ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, या फिर सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी। और डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी अगर बात करें तो ये क्या हो जाती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? स्टोक्स या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को स्टोक्स बोलते हैं। यानी 1 स्टोक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यानी सी इज माय करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल। क्या करता है कि एक कैपिलरी ट्यूब है, इसकी डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए तो कैपिलरी राइज क्या होगा? अब कैपिलरी राइज का इक्वेशन क्या होता है? कैपिलरी राइज इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं एच का रिलेशन डी से कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यदि हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायमीटर को डबल कर दे तो कैपिलरी क्या हो जाएगा? कैपिलरी राइज हाल्फ हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज माई करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डायमीटर के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फ्लो ऑफ ए फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू, फ्लो, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किस कारण हो रहा है? वो विस्कोसिटी के कारण हो रहा है, कंप्रेसिबिलिटी के कारण हो रहा है, या सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है, या डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। तो कोई भी फ्लूइड जो फ्लो करता है ना, वो डिफॉर्मेशन की वजह से करता है, मतलब शियर फोर्स में जो डिफॉर्मेशन आता है उसकी वजह से ये फ्लूइड फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज। अगर प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें किसी भी पॉइंट पे लिक्विड में, तो वो क्या होता है? तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अपन ऐसे भी देख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्ट अपन देखें प्रेशर इंटेंसिटी की तो P इक्वल टू क्या होता है? W इंटू एच, या इसको हम लिख सकते हैं रो जी एच, ठीक है। ये अपन करेक्ट आंसर हो सकता है, यानी W इंटू एच कौन सा करेक्ट आंसर होगा? डी में मिल रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लिस्ट प्रेशर। इसमें से कौन सा ऐसे यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लिस्ट प्रेशर को। मिलीबार, mm ऑफ मरकरी, या न्यूटन पर mm स्क्वायर, या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिलीबार। मिलीबार ये जो यूनिट है वो सबसे लिस्ट प्रेशर यूनिट है, ठीक है। कैसे? क्योंकि 1 मिलीबार इक्वल टू क्या होता है? अगर अपन देखें 1 मिलीबार, तो 1 बार इक्वल टू तो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मिली यहाँ पे जो लगा हुआ तो ये क्या जाएगा? 10⁻³ इंटू 1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁵। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ये किसके बराबर हो गया? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। यानी ये किसके बराबर हो गया? 100 के, ठीक है। सभी की यूनिट अपन सेम लेके चल रहे हैं, वो क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm ऑफ मरकरी की बात करें तो मरकरी को कन्वर्ट करेंगे अपन, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6, यानी 13.6 इंटू
1000 करेंगे इंटू 9.81, तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स 133.42 के अप्रोक्स आता है, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इससे मिलीबार से क्या है, ये भी ज़्यादा है। न्यूटन पर mm स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻6। ये क्या आ जाएगा, 10⁻6, ठीक है। तो ये भी बड़ा हो जाएगा। केजी फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे अपन तो ये क्या आएगा, इसको देखते हैं, ये आ जाएगा 9.81 इंटू 10⁻4। ये किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसमें सबसे छोटा यूनिट किसकी आ रही है, मिलीबार की, ठीक है। यानी लिस्ट प्रेशर मिलीबार कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसको mm में करेंगे मरकरी को तो ये कितना आ रहा है, 133.42, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी भी इससे बड़ा आएगा क्योंकि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 mm। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है, फॉर मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, छोटे प्रेशर को मेजर करने के लिए ए मिक्सचर हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 इज यूज्ड। एक मिक्सचर है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या यूज कर रहे हैं अपन, 1.10। द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन इन द डिफरेंशियल हेड सेल बी। तो पूछ रहा है कि डिफरेंशियल हेड क्या होगा, जो हम एक्चुअल डिफरेंशियल हेड आता है जो लिक्विड में, वो पूछ रहा है कि पाइप में कितना आएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन होता है एच डैश, यानी जो मैग्निफिकेशन हेड होगा ये इक्वल होता है एच, यानी जो हेड है, क्या जो हेड आएगा, जो मेजर डिफरेंशियल हेड है वो एच से इंडिकेट कर रहे हैं, इनटू रिलेटिव डेंसिटी, यानी लिक्विड का जो रिलेटिव डेंसिटी जो यूज कर रहे हैं अपन, वो डेंसिटी -1, ठीक है। तो ये डेंसिटी कितना है, 1.10 -1। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.10 इंटू एच टाइम, यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखे तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको बस एक इक्वेशन यूज करना था, एच डैश इक्वल टू एच इंटू रिलेटिव डेंसिटी -1, जो यूज कर रहे हैं मिक्सचर में वो -1, ठीक है। आपका आंसर ये मिल जाता है, ठीक है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है, इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर द यूज ऑफ मरकरी इज एडवांटेजेनियस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज। प्रेशर डिफरेंस कब अगर लार्ज हो तो क्या हमें मैनोमीटर में जो मरकरी यूज कर रहे हैं एज ए लिक्विड, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियर या एडवांटेज होगा, या फिर स्मॉल होगा तब होगा, या लार्ज या स्मॉल होगा तब होगा, या नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है, जब प्रेशर डिफरेंस जब काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो, मतलब लार्ज आ रहा हो, प्रेशर डिफरेंस कैसा आ रहा हो, लार्ज आ रहा हो, तब अपन जो मैनोमीटर में जो लिक्विड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, मरकरी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। मरकरी का वेपर प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है। वेपर प्रेशर लो होने की वजह से ये इजीली एवोपरेट भी नहीं करता है और प्रेशर डिफरेंस लार्ज को वो मेजर कर पाता है, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मरकरी की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है जो काफ़ी कम होता है, यानी जल्दी ये जमता भी नहीं है, एवोपरेट भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम हाई प्रेशर में यानी लार्ज प्रेशर डिफरेंस में मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। गॉज प्रेशर क्या होता है, अगर अपन टोटल प्रेशर की बात करें यानी एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो पी एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है पी गॉज प्लस पी एटमोस्फेरिक, ठीक है, पी एटमोस्फेरिक। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, पी गॉज, तो पी गॉज किसके इक्वल हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमोस्फेरिक, यानी पी एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, The difference in pressure head measured by a mercury water differential manometer for a 20 centimeter difference of mercury head will be। पूछ रहा है कि अगर प्रेशर हेड जो आ रहा है मरकरी और वाटर के रिलेशन में वो कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो पूछ रहा है हमें कि मरकरी हेड कितना होगा। तो एक इक्वेशन यूज करते हैं अपन, एच डैश इक्वल टू एच, जो हेड गिवन है हमें, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी एच जी लिख देते हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर -1, ठीक है। ओके, जब ये क्वेश्चन में अपन जब इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी
13.6, ओके, और ये -1, क्योंकि ये वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1, तो 13.6 में से 1 जाएगा तो ये क्या जाएगा 12.1। ठीक है, अब इसको दोबारा कर देते हैं अपन। 12 H डैश इजकल टू 12.1 इंटू एच कितना है 20 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.1 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये अप्रोक्स 252 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगा, 252 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.52, यानी 2.52 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन निकाल सकते थे, सिर्फ एक इक्वेशन ये यूज करना था, एच डैश प्रेशर हेड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ जो हेड दे रखा है इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर -1। ठीक है, इस बाकी वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रोटेशन ऑफ ए बकेट कंटेनिंग वाटर। कोई बकेट है जो वाटर कंटेनिंग कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से उसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट किया जाता है, तो वो कैसा प्रोड्यूस करेगा स्पीड उसका कैसा होगा, फ्री वर्टेक्स, फोर्स वर्टेक्स या बोथ ऑफ दी अबव, डिपेंड करता है उसके स्पीड ऑफ रोटेशन पे या नन ऑफ दीज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स वर्टेक्स और फ्री वर्टेक्स होता क्या है। जो फोर्स वर्टेक्स होता है, यदि हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है फोर्स वर्टेक्स मोशन, जिसमें v इक्वल टू ओमेगा आर अपन लेते हैं। ठीक है, और अगर फ्री वर्टेक्स की बात करें तो जिसमें हमें एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री वर्टेक्स मोशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो फ्लूइड है उसको विदाउट रोटेट जो कर रहा है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, दैट इज कॉल्ड दी फ्री वर्टेक्स मोशन या फ्री वर्टेक्स फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, जिसमें क्या होता है, अगर फ्री वर्टेक्स में बात करें तो वी आर इक्वल हो जाता है किसके, कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये कैसा फ्लो है, ये एक बकेट है जिसमें ये वाटर फिल है, उसको वर्टिकली अपन क्या कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा फ्लो हो जाएगा, कैसा इसका स्पीड देगा, फोर्स वर्टेक्स, यानी बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर, ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायनेंस फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। जो बायनेंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको किसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करते हैं, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आर्किमिड जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी बायनेंट फोर्स का वो इक्वल होता है कि जितना वाटर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बायनेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, ये क्या बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है ए फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ मेटा सेंटर इज। कोई इसके 3 कंडीशन होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जिसमें मेटा सेंटर अगर ग्रेटर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो मेरा क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिसमें मेटा सेंटर अगर बिलो हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो वो कैसा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ओके, ठीक है, और अगर मेटा सेंटर इक्वल हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो ये कैसा कंडीशन कहलाता है, न्यूट्रल कंडीशन, यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो रिमेन स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो होगा, कब होगा, जब मेटा सेंटर क्या होगा, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, या फिर एबव द सेंटर ऑफ बायोंसी होगा, या फिर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, या फिर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो कब होगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव होगा, यानी ए मेरा करेक्ट होगा, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव होगा, हाँ ए करेक्ट होगा, यानी एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तभी मेरा जो है बॉडी वो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में, यानी बी इज द राइट आंसर, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन। मेटासेंट्रिक हाइट किसके बीच की डिस्टेंस होती है, मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर का, यानी ए इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थीन हॉलो कोन लाइंस ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री हाइट ऑफ। अगर कोई थीन हॉलो कोन है, सपोज ये एक कोन है, हॉलो कोन है, तो इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करती है, HY3 पे। कहाँ से, बेस से HY3 पे। और यही अगर सॉलिड कोन रहता तो अगर बेस से देखें तो ये कितनी पे लाई करती है, HY4 पे। और टॉप वर्टेक्स से देखें तो कितने, 3HY4 पे। ठीक है, ओके, ये टॉप से हो गया और ये बॉटम से हो गया। ये किसके केस में, सॉलिड के केस में, और ये हॉलो कोन के केस में। तो किसके पूछ रहा है हमें, हॉलो कोन का पूछ रहा है। ऑफ दिस एक्सिस सिमेट्री इज अबाउट, तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस, यानी बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लो एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप इज। अगर किसी टेपरिंग पाइप के द्वारा, टेपरिंग पाइप क्या होता है, टेपरिंग पाइप कुछ इस तरीके से होते हैं जिसका वन डायमीटर छोटा और दूसरा डायमीटर बड़ा होगा। ठीक है, यानी दोनों के डायमीटर वेरी करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फ्लो एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू टेपरिंग पाइप, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, एंड डी अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। टेपरिंग पाइप में क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन आप देखो तो ये चेंज कर रहा है, यानी यहाँ पे डायमीटर इसकी कुछ और होगी, यहाँ पे डायमीटर इसकी कुछ और है, मतलब ये वेरी कर रहा है। जैसे जैसे इसके लेंथ बढ़ रहा है ऐसे ऐसे इसकी डायमीटर भी वेरी करेगी। तो यानी इसकी चेंज क्या, वेलोसिटी, इसके फ्लो देखें तो टाइम के साथ तो ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी की फ्लो देखें तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्पेस के साथ, यानी इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो हर एक पॉइंट पे इसका जो है वो अलग अलग आएगा। तो यानी ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देगा। कैसा देगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो जब कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है तो टेपरिंग पाइप से, तो कैसा फ्लो होगा, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट बता रहा है स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। ए कह रहा है बोथ कैन बी ड्रा ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री। नहीं, ये किसी बाउंड्री के लिए हम ड्रा नहीं करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, सेकंड मेश फॉर्म बाई देम आर ऑलवेज स्क्वायर। क्या इसके द्वारा जो ये मेश बनता है ऐसे, क्या ये हमेशा स्क्वायर होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर हो। ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली। क्या ये हमेशा ऑर्थोगोनली का क्या मतलब है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लो लाइन या इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है एक दूसरे के, यानी सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। डी देख लेते हैं। दे कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल बाउंड्री कंडीशन। नहीं, हम इसको सभी बाउंड्री कंडीशन के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर विच फॉलो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये हमें वेलोसिटी पोटेंशियल का दे रखा है, ये सभी के फाइव की इक्वल है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा ये वेलोसिटी पोटेंशियल है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अगर 2D में देखें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। अपन इस पोटेंशियल फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। और जो भी ये जो इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन में जिस भी टर्म में जीरो आएंगे उसको अपन मान लेंगे कि ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अपन चेक कर सकते हैं, सभी को चेक कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन अपन आपको मैं एक चेक करके बताता हूँ। जैसे b को चेक करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाई वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और डी फाई डी स्क्वायर फाई वाई डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको करेंगे डी फाई वाई डी वाई तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2y। ठीक है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, जब इसको पुट करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन में तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। इसी तरीके से आप सारे को चेक कर सकते हैं, बशर्ते cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19th क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ फ्लूइड the type of fluid in which flow and fluid properties does not change with any time at any given location। किसी भी गिवन लोकेशन पे अगर टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो कैसा फ्लो, कैसा कंडीशन कहलाएगा, कैसा फ्लो कहलाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रोटेशनल फ्लो, स्टेडी फ्लो या अनस्टेडी फ्लो। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि जो किसी एक पॉइंट पे वो टाइम के साथ जो चेंज नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। और भी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी जीरो दे रहा है, डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको कैसा फ्लो बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। ठीक है, और अगर अनस्टेडी फ्लो वो चेंज होगा तो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो अगर वेलोसिटी विथ स्पेस के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे केस फ्लो को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रा। किस केस में फ्लो नेट को हम ड्रा नहीं कर सकते। ई रोटेशनल फ्लो में ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ई रोटेशनल फ्लो में हम लोग ये फ्लो नेट को ड्रा करते हैं। स्टेडी फ्लो में भी कर सकते हैं। वेन फ्लो इज गवर्न बाई ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के द्वारा अगर फ्लो होगा तो क्या हम उस केस में फ्लो नेट को ड्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो कंडीशन आता है वो ओपन बाउंड्री कंडीशन आता है। मतलब हमें ये एज ए ओपन चैनल की तरह बिहेव करता है और हमें इसमें कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन जो होता है वो हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी सी इज दी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। प्रेशर जो होता है लिक्विड, प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है। डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बी द नेचर ऑफ द लिक्विड, या सी द स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, या द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल पे डिपेंड नहीं करता है, यानी डी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है द शेप एज ए बबल कम्स फ्रॉम, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो चुका है। एज बबल कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लेक टू टॉप इट्स रेडियस। जब कोई लेक है, ये कोई लेक है, लेक के अंदर से इनसाइड से टॉप पे आता है तो इसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ती है, रेडियस इंक्रीज कर जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है या डज नॉट चेंज। तो क्या होगा, जब भी इनसाइड से टॉप पे आएगा तो इसकी रेडियस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कर रहा है when a body is wholly या partially immersed in a liquid it appears to lose weight, this loss of weight is equal to the weight of। जब कोई बॉडी को अपन पानी में पार्शली या फुली उसमें इमर्ज करते हैं तो ऐसा फील होता है, अपीयर होता है कि इसका वेट लॉस कर गया है। ठीक है, तो ये जो लॉस ऑफ वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, या फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर या इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के द्वारा कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है उसके इक्वल बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन कर रहा है टू पीस ऑफ मेटल व्हेन इमर्ज इन ए लिक्विड हैव इक्वल ऑफ थ्रस्ट ऑन देम। अगर दो मेटल का पीस को इमर्ज किया जाता है किसमें, लिक्विड में, और इक्वल ऑफ थ्रस्ट लग रहा है दोनों पे, तो वो कैसा होगा, बोथ पीस हैव मस्ट इक्वल वेट का होगा, या फिर इक्वल डेंसिटी होगा, या फिर पीस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, या बोथ आर फ्लोटिंग इन द सेम डेप्थ। तो क्या होगा इसमें, दोनों पीस पे ये जरूरी है कि दोनों बोथ पीस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, यानी सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन कर रहा है व्हेन ए लोडेड बोट इंटर इनटू सी फ्रॉम ए रिवर इट राइजेस बिकॉज। जब एक लोडेड बोट है उसको रिवर से समुद्र में शिफ्ट किया जाता है तो ये हल्के ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो, सॉरी, जो समुद्र की डेंसिटी होती है वो रिवर से ज़्यादा होती है, या फिर रिवर जो है वो रिवर में पानी कम होता है और समुद्र में ज़्यादा होता है, इसकी वजह से होता है, या फिर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है, या फिर सी इज डीपर देन रिवर।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सी वाटर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, रिवर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। समुद्र का पानी, ऐसे भी हम लोग को पता है समुद्र का पानी क्या होता है, ज़्यादा खारा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हल्का ऊपर राइज कर जाता है, यानी बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज। पीजोमीटर के हेल्प से हम कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, गॉज प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विल रोटेट अबाउट। ए बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विल रोटेट अबाउट, किसके अबाउट रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड मेटा सेंटर के अबाउट अगर रोटेट करते हैं बॉडी को तो कैसा मिलता है हमें, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसको हम कैसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी डी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशनशिप dp बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी वाई इज वैलिड फॉर। किसके लिए रिलेशन वैलिड है, ई रोटेशनल फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो या अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी और यूनिफॉर्म का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ये डायरेक्ट किसके लिए रिलेटेड है, ये ई रोटेशनल से लिए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है द बायोन्सी डिपेंड्स अपॉन। बायोन्सी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर विथ विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस, या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। तो बायोन्सी किस पे डिपेंड करता है, ये कितना लिक्विड विस्कोसिटी, सॉरी ये अगर अपन बात करें बायोन्सी की तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये अगर बायोन्सी डिपेंड करता है किस पे, वेट ऑफ कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज लोअर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो देन बॉडी विल बी। जब मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर अगर लोअर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर ग्रेटर हो जाए मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब कहलाता है जब मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन कह रहा है बर्नौलीज थ्योरम हैज बीन डिराइव्ड अंडर द एजम्पशन दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर बात कर रहा है, अगर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो इसको छोड़कर बाकी, यहाँ देखें आप बर्नौलीज थ्योरम हैव बीन डिराइव, जब बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करते हैं तो उसमें एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड एक्सेप्ट किसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन कर रहा है इन वेंचुरी मीटर द रेशियो बिटवीन थ्रॉट डायमीटर एंड पाइप डायमीटर इज जनरली, रेशियो कितना लेते हैं, 1:2, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन कर रहा है बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू। बर्नौलीज इक्वेशन वेंचुरी मीटर में भी यूज करते हैं, ऑर्फिस मीटर में भी यूज करते हैं और पिटोटी में। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी तीनों में अपन बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है, पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एनर्जी लाइन ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाई एन अमाउंट इक्वल टू, क्या होगा, वेलोसिटी हेड। कैसे, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, पिजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो टोटल एनर्जी लाइन ये होता है, और ये क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को शो करता है। उसमें क्या वेलोसिटी हेड जब ऐड हो जाता है तो किसको शो करता है, टोटल एनर्जी लाइन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब पिजोमेट्रिक हेड क्या होता है, पी अपॉन रो जी प्लस जेड, इसको क्या बोलते हैं, पिजोमेट्रिक हेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 35th क्वेश्चन देखें तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज मेनली ड्यू टू। अगर डिफरेंस बताना है थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वेलोसिटी का, कहाँ पे, एट जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा इज मेनली किसके कारण होता है, तो ये होता है ईडी करंट के कारण, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कारण, या फ्रिक्शन के कारण, या बाउंड्री लेयर के कारण। तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है, ये फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, जो मेनली होता है वो किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा jet has the minimum area of cross section and so velocity of a liquid at this section will be।
वेना कॉन्ट्रैक्टर पे जहाँ पे मिनिमम एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, सो डैट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द, जहाँ पे मिनिमम एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम एरिया पे, जहाँ पे ए मिनिमम आएगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम। तो यानी बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन कर रहा है, द बेसिक इक्वेशन विच govern the motion of incompressible viscous fluid in laminar motion is called। वो बेसिक इक्वेशन कौन है जो जिसके लिए इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड में लेमिनार मोशन में दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है, हेजन पोस्ली इक्वेशन के द्वारा। तो ये करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 क्वेश्चन है, इन ए फ्री वर्टेक्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है फ्री वर्टेक्स में, डिक्रीज करता है रेडियस के साथ, इंक्रीज करता है रेडियस के साथ, या कांस्टेंट रहता है। तो फ्री वर्टेक्स में क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा, ये जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है रेडियस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बस यदि एक मार्क्स के हों। अगर अगर अपन यही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलके बड़े क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अराउंड 300 टू 400 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एफएम से, सारे अपन इसी वीडियो सीरीज के माध्यम से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको मिस मत करना, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही अपलोड करें उसको आप कंटिन्यू फॉलो कर पाएँ और इजीली आप कर पाएँ, ठीक है। इससे क्या है कि आप क्वेश्चन को जल्दी रीड कर पाओगे और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद से भी आप मुझे बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है, ए पीस ऑफ ए लेंथ मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस फिटेड एक्सटर्नली या इंटरनली टू द ऑरिफिस इज कॉल्ड। तो ऐसे apparatus को क्या बोलते हैं, ये कहलाता है माउथ पीस। सी इज द राइट आंसर। जिसके डायमीटर क्या हो, मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, जिसके ऑरिफिस के डायमीटर के अगर दुगना हो तो ऐसे apparatus को क्या बोलते हैं, ऑरिफिस माउथ पीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 40 क्वेश्चन कर रहा है, इन ओपन चैनल फ्लो वाटर फ्लो अंडर दी। ओपन चैनल फ्लो में कैसा होता है, फोर्स ऑन ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है, और पाइप फ्लो में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में जो फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फ्लो क्यों करता है, क्योंकि उसमें फुल्ली कंप्लीटली ये फ्लो नहीं करता, उसमें कुछ ऊपर की तरफ एयर भरी होती है ओपन चैनल फ्लो में, लेकिन पाइप फ्लो में क्या होता है, वो कंप्लीटली फिल रहता है वाटर से, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन कर रहा है, वेन द फ्लो इन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड द फ्लो इज सेड टू बी। ग्रेजुअली वेरिड है, इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन तो इसका चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन जो है वो इसका चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम जो है वो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी स्टीडी तो होगा, लेकिन ये हर एक क्रॉस सेक्शन पे इस पे वेरी करेगा वेलोसिटी, यानी स्टीडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेन फ्रॉड नंबर इज मोर देन वन द फ्लो इज टर्म एज। जब फ्रॉड नंबर एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, या स्ट्रीमिंग फ्लो, या सॉर्टिंग फ्लो। तो जब फ्रॉड नंबर एक से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर वन देन वन, तो उसको सॉर्टिंग फ्लो कहते हैं, सॉर्टिंग फ्लो, ठीक है, ओके। या जो ज़्यादा मोर देन वन हो तो इसको सॉर्टिंग फ्लो करते हैं, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर अपन इस वीडियो को डिटेल में करने जाएं तो एक क्वेश्चन सीरीज 50 क्वेश्चन करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ इसके, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ वेयर इज यूज्ड एज ए स्पिलवे इट विल हैव ए क्रेस्ट। यदि हम लोग वेयर यूज करते हैं एज ए स्पिलवे तो इसके क्रेस्ट जो होगा, हाइट, वो कैसे होंगे, ओगी शेप का, ब्रॉड एंड फ्लैट, या नैरो, या सिप्लोटी। अगर हम स्पील वे में, ये वेयर इज यूज्ड एज स्पील वे, तो उसका क्रेस्ट कैसा होना चाहिए, ओगी शेप का, ठीक है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44th क्वेश्चन कर रहा है, इन ए टैंक या चैनल नोच इज प्रोवाइडेड टू मेजर। टैंक या चैनल में नोच किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए नोच ओवर ए वेयर इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, नेप, क्रेस्ट, हाइट ऑफ वेयर, या नोच, या फिर सेल। वो जो सीट है वाटर जो किसके ऊपर फ्लो कर रहा है, ओवर ए वेयर, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, नेप। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविएशन द अपर स्ट्रीम ईडेज ऑफ ए ब्रॉड क्रेस्टेड वायर शुड हैव।
केविएशन को अवॉइड करने के लिए अपस्ट्रीम ईडेज में क्रिस्टेड वायर में हमें कैसा यूज करना चाहिए, कॉर्नर कैसा यूज करना चाहिए, राउंडेड या शार्प या फिर पैराबोलिक या फिर नन ऑफ दिच। हमें कैसा यूज करना चाहिए, राउंडेड शेप का, राउंडेड कॉर्नर शेप का हमें यूज करना चाहिए। किसके लिए, अवॉइड केविएशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ताकि हवा ना उसमें बन पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है दी हॉरिजेंटल टू वर्टिकल साइड स्लोप इन केस ऑफ सिप्लोटी वायर। सिप्लोटी वायर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो साइड स्लोप लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1:4, ठीक है। ये आपने देखा होगा सिप्लोटी वायर कुछ इस तरह से। तो ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेते हैं वो कितना 1:4 लेते हैं, यानी वी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन कहता है लेमिनार सब लेयर इन ए थीन बाउंड्री लेयर फॉर्म जस्ट एडजेसेंट टू द बाउंड्री इन। ये आपने बाउंड्री लेयर का केस में पढ़ा होगा कि ये सबसे पहले ये क्या होता है, ये लेमिनार, फिर ट्रांजिशन, फिर टर्बुलेंट, यहाँ पे ये सब लेयर बाउंड्री बनता है। तो ये यहाँ पे बनता है जस्ट एडजेसेंट टू दी टर्बुलेंट फ्लो, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेरा लीडिंग एडेज कहलाता है, ये लेमिनार सेक्शन, ये ट्रांजेक्शन सेक्शन और ये टर्बुलेंट सेक्शन, ठीक है। ये टर्बुलेंट, ये ट्रांजिशन और ये लेमिनार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 49th क्वेश्चन कह रहा है एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बाउंड्री लेयर विल बी। ये सिंपल है काफ़ी। लेमिनार फ्लो के टर्बुलेंट फ्लो के कंपेरिजन में लेमिनार फ्लो के देखें तो इसकी बाउंड्री लेयर कैसी होनी चाहिए, थिनर या थिकर या फिर सेम। थिनर तो होनी नहीं चाहिए, सेम भी नहीं हो सकता, हाल भी नहीं हो सकता, जब भी होगा तो उससे ज़्यादा यानी मोटा होनी चाहिए, यानी बी इज दी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चेजी कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन फैक्टर। चेजी कांस्टेंट और फ्रिक्शन फैक्टर में क्या होता है रिलेशन, अगर C इजक्वल टू होता है F/8G का रूट अंडर, ठीक है, ये रिलेशन होता है। या फिर इसको लिख सकते हैं F इजक्वल टू 8G/C²। ये रूट अंडर को इधर भेजेंगे तो C पे स्क्वायर चल जाएगा, यानी कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये FM का फर्स्ट सीरीज था, इसमें अपन 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ऐसे ही 3 से 4 सीरीज अपन करेंगे जिसमें 50 to 60 क्वेश्चन होंगे हर एक सीरीज में। इससे 2 से 250 क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे। एक सब्जेक्ट से 2 से 250 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सिंपल वाले हैं, इससे और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, जिससे अपन जितने भी टाइप के इसको क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर कर सकें, ठीक है। तो आप वीडियो को पसंद आया अगर तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।